बेटियों की तरह बहू को प्यार करने वाला ससुराल। माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर आप उस लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना सकती है जिसके बैकग्राउंड का कुछ अता पता ही ना हो। अरे भैया को तो समझ आता है कि वो सुहानी के प्यार के चक्कर में पागल हो रखे, लेकिन आप तो उसकी माँ हैं। अपने बेटे को समझाना आपके हाथों में है, लेकिन नहीं, आप तो अपने बेटे को समझाने की बजाय उल्टा उसे सिर पर चढ़ा रही हैं। बताओ, एक ऐसे घर में आप अपने बेटे की शादी करवा रही है जिसके माँ बाप ही नहीं है, लोग क्या कहेंगे? काजल बेटा, जो तू सोच रही है ना, वो मैं, तेरे बाबूजी और तेरे बड़े भैया सबने पहले ही सोच लिया है। तुझे क्या लगता है कि हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था क्या? लेकिन सच कहूँ तो वो लड़की इतनी अच्छी है, इतनी गुणी है कि शायद अगर मैं दिया लेकर भी ढूंढूं तो भी मैं सुहानी जैसी लड़की अपने बेटे के लिए नहीं ढूंढ सकती। अरे तू अभी बाहर से अपनी पढ़ाई करके आई है, इसलिए तू उसे जानती नहीं है। एक बार उससे मिलकर तो देख। सावित्री और काजल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी काजल के पिता रघुनाथ वहाँ आते हैं। वो अपनी बेटी की बातें सुन चुके होते हैं और मुस्कुराते हुए काजल को समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा काजल, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। सुहानी बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हें पता है, तुम्हारी बड़ी भाभी नंदिनी ने भी सुहानी को अपनी छोटी देवरानी दिल से मान लिया है। अरे वो तो इस घर में आती है और सबके साथ ऐसे घुल मिलकर रहती है जैसे मानो वो इस घर की बहू नहीं बल्कि अपनी ही बेटी हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कैसी है और कैसी नहीं, बस मुझे तो फर्क अपने भाई से पड़ता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि भला मेरा भाई किसी ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है जिसके माँ बाप नहीं है, जिसका कोई खानदान नहीं है। अरे कल को वो लड़की फ्रॉड निकली तो खैर मुझे क्या, आप लोगों की मर्जी, आपका बेटा। मैं तो कुछ साल बाद यहाँ से शादी करके निकल जाऊंगी। बाकी आप लोगों को कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे मत बताना। इतना बोलकर काजल गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। सावित्री और रघुनाथ उसका गुस्सा देख रहे होते हैं, पर उन्हें पता होता है कि जब काजल सुहानी से मिलेगी तो उसका दिल बदल जाएगा। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। काजल पूरे समय शादी के फंक्शन में मुंह बनाए घूम रही होती है। वो सुहानी से ठीक से बात तक नहीं करती। सुहानी जो एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी होती है, वो बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। वो काजल के रूखेपन को भांप लेती है, पर फिर भी वो मुस्कुराकर काजल के पास जाने की कोशिश करती है। ऐसे ही शादी वाले दिन जब काजल अपने कमरे में होती है तो सुहानी उसके पास आती है और कहती है, काजल, ये ड्रेस तुम पर बहुत जच रही है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना काम करो और मेरी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आज तुम्हारी शादी है, तुम दुल्हन हो। ये मेरे कमरे में होने की बजाय तुम खुद पर ध्यान दो, समझी? सुहानी कुछ नहीं बोलती और बस अपनी पलकें झुकाकर वहाँ से चली जाती है। खैर अब देर रात शादी संपन्न हो जाती है और सुहानी बहू बनकर सावित्री के घर में कदम रखती है। सुहानी के गृह प्रवेश पर सावित्री और नंदिनी उसका स्वागत ऐसे करती हैं जैसे वो उनकी अपनी सगी बहन या बेटी हो। छोटी बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। हाँ सुहानी, और सच कहूँ तो ये सारी रस्में हैं जो तुम्हें करनी पड़ेंगी, लेकिन मेरा दिल तुम्हें अपनी देवरानी नहीं बल्कि बहन ही मानता है। अपनी जेठानी और सास की ऐसी बातें सुनकर सुहानी की आंखें नम हो जाती हैं और वो घर में गृह प्रवेश करती है। सारे रीति रिवाज खत्म होने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और आराम करती है। अगली सुबह सुहानी रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। वो अपनी बड़ी जेठानी नंदिनी की मदद कर रही होती है। सुहानी देख, इस घर में हम सब मिलकर रहते हैं। तू कभी ये मत सोचना कि तेरा यहाँ कोई नहीं है। आज से मैं तेरी बड़ी बहन भी हूँ और जेठानी भी। दीदी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिलेगा। अनाथ आश्रम में हमेशा माँ बाप की कमी खलती थी, पर यहाँ आकर लग रहा है कि भगवान ने सब कुछ एक साथ दे दिया। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी काजल वहाँ आती है और ये सब देखकर चिढ़ जाती है। वो बिना कुछ बोले फ्रिज से पानी की बोतल निकालती है और जाने लगती है। तभी वहाँ पास खड़ी सावित्री उसे रोकती है। काजल रुक, सुहानी ने सबके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाई हैं, बैठ और नाश्ता कर। मुझे भूख नहीं है माँ, मैं बाहर कुछ खा लूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। काजल सुहानी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो बार बार उसके अनाथ होने का ताना मारती है। एक दिन जब घर में कुछ मेहमान आए होते हैं तो काजल सबके सामने बोल पड़ती है, मम्मी, सुहानी भाभी को क्या पता होगा कि खानदानी रस्में क्या होती हैं? आखिर इनका तो कोई अपना है नहीं जिसने इन्हें ये सब सिखाया हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर सुहानी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, पर वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रहती है। तभी रघुनाथ जी की आवाज गूंजती है, काजल, अपनी सीमा पार मत करो। सुहानी अनाथ नहीं है, उसके माँ बाप हम हैं। और रही बात संस्कारों की, तो सुहानी में जो धीरज और तहजीब है वो शायद हमने तुम्हें भी ठीक से नहीं सिखाई। आज के बाद अगर तुमने सुहानी के बारे में ऐसा कुछ कहा तो याद रखना कि तुम इस घर की बेटी होने का हक खो दोगी।
अपने पिता की बातें सुनकर काजल चुप हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा एक बाहर की लड़की के लिए उसे डांटेंगे। वो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। तभी सुहानी रघुनाथ जी के पास जाती है। पिताजी प्लीज काजल को मत डांटिए, वो अभी छोटी है, उसे समय लगेगा मुझे अपनाने में, मेरी वजह से घर का माहौल खराब मत कीजिए। पगली तू कितनी अच्छी है, तू अभी भी उसी की फिक्र कर रही है जो तुझे बुरा कह रही है। इस तरह कोई कुछ नहीं बोलता और देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। काजल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है और उसे बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है। घर के सभी लोग परेशान होते हैं, पर सुहानी ही होती है जो दिन रात काजल की सेवा में लग जाती है, जिसे देख काजल खुद से कहती है, मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने इसे क्या क्या कुछ नहीं कहा, इसके अनाथ होने का मजाक उड़ाया, पर ये लड़की मेरे लिए नींद खराब कर रही है अपनी। माँ और पापा ठीक ही कहते थे, सुहानी भाभी इस घर की बहू नहीं बल्कि सच में बेटी बनने के लायक है। इस तरह काजल की आंखों से अब बेधड़क आंसू बहे जा रहे थे, क्योंकि उसने जाने अनजाने में ही सही पर सुहानी का बहुत दिल दुखाया था। अब अगली सुबह जब सुहानी उठती है तो वो देखती है कि काजल उसे गौर से देख रही होती है। काजल क्या हुआ, दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं भाभी, दर्द पैर में नहीं, अब मेरे दिल में हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने आपका बैकग्राउंड देखा पर आपकी खूबसूरती को कभी नहीं देख पाई। पागल है क्या, बहनें कभी एक दूसरे से माफी नहीं मांगती। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे भाभी कह दिया। जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो वहीं सावित्री और रघुनाथ कमरे के बाहर से ये सब देख रहे होते हैं, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उन्हें पता होता है कि अब उनका घर सच में पूरा हो गया है। धीरे धीरे काजल ठीक हो जाती है। अब वो और सुहानी एक दूसरे को न सिर्फ बहन बल्कि अपना दोस्त भी मानने लगती हैं। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें सावित्री के पास आती हैं और सुहानी के बारे में बातें करने लगती हैं। सावित्री, सुना है तुम्हारी बहू का तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, ऐसे में तो तुम्हें उसे सब कुछ सिखाना पड़ता होगा। बहन जी, सुहानी का पूरा परिवार है, मैं, इसके ससुर, इसके जेठ जेठानी और इसकी ननद काजल। और रही बात सिखाने की, तो हमें तो सुहानी ने सिखाया है कि असली ममता और प्यार क्या होता है। वो मेरी बहू नहीं, मेरी दूसरी बेटी है। मम्मी ठीक कह रही हैं, और अगर किसी ने मेरी भाभी के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। ये सब दूर खड़ी सुहानी देख रही होती है और सुहानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं, क्योंकि उसे वो सब कुछ मिल गया होता है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। एक अनाथ लड़की को आज एक ऐसा ससुराल मिला होता है जहाँ उसे बेटियों जैसा मान, सम्मान और प्यार